नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी सम्मानित श्री जैनेश जी झांझरी। जैनेश जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। नमस्कार बालकृष्ण भाई साहब। धन्यवाद। जैनेश जी, आपका कृतित्व देखा जाता है, मैं लगातार पिछले 2 घंटे से आपके करीब हूँ और जिस तरह से आप एक्टिव है, पूरी एनर्जी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र की बात की जाए, सामाजिक क्षेत्र की बात की जाए और विभिन्न संगठनों की बात की जाए तो आप तकरीबन मैं पढ़ रहा था कि 16 से ज़्यादा संगठनों में आप बतौर पदाधिकारी शिरकत करते हैं, अहम भूमिका निभाते, कई तरह के आयोजनों में प्रमुख भूमिका में भी दिखाई देते। आखिर इतना कृतित्व अपने भीतर कैसे समेट के चलते हैं? पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहेंगे? मुले भाई साहब, ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है जी। मेरा जो शौक है सामाजिक सेवा का मेरा शौक है जी। और जुनून बोल सकते हैं इसको मैं। और इस सामाजिक सेवा के माध्यम से जैसे हम सामाजिक सेवा करते जाते हैं वैसे वैसे मुझ में ऊर्जा आती चली जाती है। या जो मेरी स्फूर्ति है, मेरे में जो ऊर्जा है वो सामाजिक सेवा के माध्यम से मेरे पास दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। बिल्कुल, बाकी आपका उत्साह देखते ही बनता है। आपसे बातचीत करो तो कहने के हम भी अभिभूत और रोमांचित से पा रहे हैं कि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, कृतित्व की ऊर्जा है, हमारे अंदर भी संचार का पैदा कर रही है और उसका असर कहने के हमारे मनो मस्तिष्क पर भी हो रहा है। हम आपसे ढेर सारी बातें करना चाहेंगे और बातों की शुरुआत जो करेंगे माता पिता से मिले सीख और संस्कार की, आपके बाल्यकाल की, साथ ही आपकी एजुकेशन की, स्कूल के, कॉलेज के, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं तो घर परिवार के संस्कारों की शुरुआत करते हैं। जी जी। प्रारंभ से ही सोनकच्छ में मेरा जन्म हुआ जी। वहाँ पर मैंने 12th तक अपनी एजुकेशन की जी। उसके पश्चात फिर मैंने अपना कॉलेज लाइफ इंदौर में लिखी। तो माता पिता के संस्कार जी। घर परिवार के संस्कार, बड़े भाइयों के जो आशीर्वाद और जो साथ मुझे मिलता जा रहा है कंटिन्यू जी। उसका तो मैं पूरे जीवन में भुला नहीं सकता जी। खासकर इस अवसर पर मैं अपने पिताजी स्वर्गीय श्री सनत कुमार जी झांझरी को नमन करता हूँ, उनके चरणों में अपनी विनयाञ्जलि देता हूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व मेरे में सामाजिक सेवा का देकर के गए हैं। वो क्या बात है, जिसको भुलाया नहीं भुला जा सकता। और उनका जो गुण है वो अभी 10% मेरे शरीर में अभी आए हैं या मेरे नेचर में आए हैं जी जी। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके समकक्ष पहुँचूँ, पर उनके समकक्ष तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिर भी उनको आदर्श मानते हुए कोशिश ये करूँगा कि समाज के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से या पारिमार्थिक के माध्यम से मैं उनके जितनी उनकी सोच थी उन तक पहुँच करके अपने आपको स्थापित कर सकूं इस समाज में, इस शहर के अंदर। ये मेरी एक उद्देश्य लेकर के मैं चल रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस अंदाज में आप बोल रहे हैं और कृतज्ञता का भाव अपने पिता के लिए व्यक्त कर रहे हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि पुत्र अपने पिता के कृतित्व को बखान करे, साथ ही कृतित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव रखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका सीधा सीधा आशीर्वाद जो है उस पुत्र के सर पर हमेशा बना रहता है। उनको और सुनना चाहेंगे किस तरह का कृतित्व हुआ करता था पिता का, वो कौन सी सौगातें पिता सनत कुमार जी ने समाज को, हमारे समाज को दी है? पिताजी चूंकि अभी रहे नहीं, साल भर पूर्व वो हमारे सबके बीच में से एकदम अचानक रुखसत हो गए। लेकिन उनका जो कृतित्व था, चाहे वह 5 साल का बच्चा हो या 110 साल का कोई वृद्ध है, बुजुर्ग व्यक्ति हो, सबके बीच के अंदर घुलना मिलना उनका एक विशेष गुण था। किसी से किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं कि मैं ये बिटिया जा रही है या बहू जा रही है तो मैं इससे बात नहीं करूं। आगे होकर स्वयं सबसे बात कर लेते थे, हंसते मुस्कुराते थे। और कहीं भी जाना, किसी भी रिश्तेदारी का मामला हो, समाज का मामला हो, सभी से आगे होकर के बात करना। समाज सेवा के अंदर उनके कई प्रकार के इतने अचीवमेंट हैं। आज हम इधर हमारे क्षेत्र की बात करें, वार्ड 49 तिलक नगर गोयल नगर के अंदर, आज उनके साथ यात्रा करने जाते थे। वहाँ के अंदर 15 दिन वो बाहर ही रहते थे। 15 दिन पूरा उन्होंने अपना जितना घर परिवार की जो जवाबदारियाँ हैं पूर्ण करके, मेरा एक बड़ा भाई है, मेरी छोटी बहन है, उन सबकी अपनी जवाबदारियों से उन्होंने शादी ब्याह करके उनको सबकी को व्यवस्थित रूप से उन्हें स्थापित करके, और उन्होंने सामाजिक सेवा का एक उन्होंने भी अपना लक्ष्य बना रखा था।
तो महीने में 10 से 15 दिन बाहर रहते थे। अष्टमी, चौदस, या हमारे समाज जो हम जैन धर्म को बिलोंग करते हैं, और जैन धर्म के अंदर अष्टानिका और पर्युषण पर्व, साल में 3 बार पर्युषण पर्व, साल में 3 बार अष्टानिका आती है। इसके अतिरिक्त 8-8, 10-10 दिन के ये हमारे धार्मिक पर्व रहते हैं, उनमें कंटिन्यू वे बाहर रहते थे। साथ में वे अपने साथ में जो भी जाना चाहे, अगर उनके पास सवारी 10 या 12 सवारी है तो छोटी 10-12 गाड़ी की सवारी कर लेते थे। यदि उनके पास सवारी ज़्यादा है तो 14 सीटर गाड़ी कर लेते हैं। इससे ज़्यादा अगर सवारी हो तो 50 सीटर गाड़ियाँ करके एक नॉमिनल चार्जेस उनसे लेकर के, मतलब अगर आपका हिसाब 428.50 का हुआ है तो 428 रुपये या 429 रुपये लेकर के बाकी के 1 रुपया या 51 जितने पैसे थे उसके हाथ में उसी समय शाम को रख देते थे। और यदि किसी की पास जैसे जाने के लिए कोई राशि नहीं होती थी, कोई व्यक्ति समाज में जैसे सक्षम नहीं रहता है, तो उनको अपनी यात्रा स्वयं के माध्यम से मालूम ही नहीं पड़ता था कि उस व्यक्ति की यात्रा कैसे हो गई है। और खासकर वो महिलाएं आज बुजुर्ग महिलाएं, विधवा महिलाएं, जिनके परिवार के लोग किसी न किसी मजबूरी के कारण अपने माता पिता को यात्रा नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को पापा ले जा करके और यात्राएं, धार्मिक यात्राएं काफ़ी करवाई, और उसके साथ में पर्यटन स्थलों में उन लोगों को घुमाना करना, और हर प्रकार से मतलब कोई व्यक्ति हो, चलते व्यक्ति जैसे सब्जी लेने जाते थे तो सब्जी में कोई भी व्यक्ति दिख गया उससे आगे होकर बात करना, बाजार में जाना कोई सामान लेने तो उनसे बात करना, इस प्रकार की कई व्यवस्थाओं को उन्होंने अंजाम दिया था। घर परिवार की जिम्मेदारी भी, छोटी मोटी जवाबदारियां कई घर की परिवार की रहती है जब संयुक्त परिवार रहता है, तो उन्होंने कभी हमारे ऊपर भारी नहीं आने दिया। खूब सुंदर सुंदर जिस तरह से अपने पिता के कृतित्व का बखान किया, मुझे लगता है स्पेशल इंटरव्यू होने जा रहा है ये, कि एक पुत्र जो है अपने पिता को लेकर, इतने कृतित्व को लेकर उनके अभिभूत खुद को पा रहा है। आप पर संतों का खूब खूब आशीर्वाद है। दिगंबर जैन समाज के संतों की बात की जाए, श्वेतांबर जैन समाज के संतों की बात की जाए, बड़े से बड़े संतों की बात की जाए, आखिर संतों का आशीर्वाद लेना, उनके करीब जाना, उनके बताए मार्ग का पालन करना, और उसके बदले में एक अचीवर्स के रूप में ढेर सारे अवार्ड्स पाना, और कहीं ना कहीं पीछे जैसा स्पेशल अवार्ड भी आपके नाम होना, कितना अभिभूत करता है आपके मनुष्य जीवन को। संतों के संत आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिनकी पूरे हिंदुस्तान को उन पर आस्था है, बिल्कुल सही कहा, चाहे वो जैन हो या जैनेतर हो, बिल्कुल सभी को उन पर विश्वास है, और हर कोई उनके एक ललक, उनके एक दर्शन की झलक पाना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। ऐसे में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, पूरे संघ का मुझ पर आशीर्वाद भरपूर, जिस प्रकार से वर्षा का मौसम आता है और भरपूर जब वर्षा होती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मेरे पर पड़ा तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में उस दिन से हरियाली प्रारंभ हो गई। उसके पश्चात यदि बात हम करते हैं तो आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पुष्पगिरी तीर्थ के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर विख्यात है, सोनकच्छ, जहाँ मेरा वर्थ भी है। क्या बात। और आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज और उनके संत प्रसन्न सागर जी महाराज, तरुण सागर जी महाराज, प्रज्ञा सागर जी महाराज, इन सब संतों से मैं जैसे जैसे जुड़ता चला गया, आचार्य इस समय निजानंद सागर जी महाराज की भी मैं चर्चा करूँगा, मुनिश्री सुबल सागर जी महाराज की चर्चा करूँगा, परम ज्ञानी ज्ञानमती माता जी की चर्चा करूँगा। एक हमारे परिवार पर पूर्णवती माता जी का पूर्ण आशीर्वाद है, मेरे माता पिता उनके परम भक्त हैं, उनके मैं आशीर्वाद की चर्चा करूँगा। तो ऐसे संतों का आशीर्वाद जब जब मुझे जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुझे मिलता गया, मेरे व्यक्तित्व में निखार आता गया, मेरा व्यक्तित्व बढ़ता चला गया, मेरे में कार्य करने की क्षमता बढ़ती चली गई। एक बार पूर्णवती माता जी के पास बैठा था तो उन्होंने मुझे एक संदेश दिया, जिन्हें तुम समाज के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और चूँकि अभी हाल समाज के अंदर समाज की जो बेटियां हैं, जैन समाज धीरे धीरे सिकुड़ता चला जा रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है जैन समाज खत्म न हो जाए। तो उस चिंता को लेकर उन्होंने मुझसे चर्चा की थी कि जैनेश तुम एक काम करो, जो अपने समाज की बेटियां हैं जो जैनेतर में या दूसरे समाज में जाकर के विवाह कर रही हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा अभियान चलाओ, उनमें किस प्रकार की कार्यशाला चलाओ कि जागृति लाओ उन बच्चों में या बालक में, उन बालिकाओं में, कि वे समाज के अंदर ही विवाह करें, समाज विवाह करें, ताकि जो समाज है, क्योंकि जैन समाज ऐसा समाज है, कहा जाता है कि जब जज के सामने भी कोई जैन व्यक्ति किसी बात की गवाही को करता है तो जज जैन शब्द सुनते से ही अपने आप को मानता है कि ये व्यक्ति, इसके सामने गीता रखने की आवश्यकता नहीं है, ये जो बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार से मुझे जब संतों का आशीर्वाद मिलता जा रहा है तो मैं धीरे धीरे मेरे सामाजिक कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है, और एक ऊर्जा का एक परिपक्व माध्यम मुझे मिलता चला जा रहा है। बिल्कुल, आपका आधार मैंने देखा है, मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में जाना है तो उसको सामाजिक कार्य, समाज सेवा में पहले जाना चाहिए, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं
जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो यदि पॉलिटिक्स में अपना भाग्य आजमाते हैं तो मुझे लगता है कि देश के लिए काफ़ी हितकारी हो सकता है, क्षेत्र के लिए हितकारी हो सकता है, हम जहाँ रहते हैं उन लोगों के लिए हो सकता है। आप समाज सेवा में महारत तो हासिल कर ही चुके हैं, जिस तरह से आप हमको सारी बातें बता रहे, साथ ही आप पॉलिटिक्स में भी उतना ही सक्रिय, कहने के प्रदेश के मुखिया रहे, कमलनाथ जी के आप करीब रहे हैं, विनय बाकलीवाल जी के विश्वास पात्र लीडर में पहचाने जाते हैं, वार्ड क्रमांक 49 में आपकी दावेदारी भी देखी जाती है। किस तरह की तैयारियाँ चल रही है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आपकी? निश्चित ही मैं जब 12th में था जी, तो मेरा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। अच्छा, नहीं था कि मैं सर्विस करूँगा, व्यापार करूँगा, लेकिन एक चंचलपन हमेशा मेरे रहा है। इधर उधर मेरे दोस्तों के मैं बैठा करता था, तो एक दिन फादर ने चिढ़ करके मुझे, मेरा ब्रदर चूँकि उस समय इंदौर में ही था, बड़ा भाई, बोले तू इंदौर चले जा और वहाँ पढ़ाई कर। पढ़ाई को लेकर के मैं यहाँ इंदौर में आया। उस समय मैंने एक उद्देश्य बनाया मैंने कि मेरे को इंदौर जैन समाज के अंदर मुझे अपनी पहचान स्थापित करनी है। खूबसूरत। उस उद्देश्य को लेकर के चला। जब समाज के अंदर थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं सफलता पा सकता हूँ, फिर मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे इंदौर के अंदर मेरी एक पहचान स्थापित होना चाहिए। उसके अंतर्गत अभी सारी जितनी अभिक्रियाएं गतिविधियाँ चल रही है वो उसी लक्ष्य को लेकर के चल रही है कि मैं सेवा के माध्यम से, सामाजिक सेवा के माध्यम से राजनीति के अंदर में आया हूँ। और विनय बाकलीवाल जी ने जब पहले पार्षद का चुनाव गीता भवन क्षेत्र से लड़ा था, उस समय मैं उनके साथ जब से जुड़ा हूँ। उस समय मेरी कॉलेज लाइफ भी थी, तो 4 में था। उसके पश्चात जब शोभा ओझा जी ने यहाँ पे चुनाव 5 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ा, बस उसके बाद से सक्रिय राजनीति के अंदर मैं कांग्रेस के अंदर जुड़ा हूँ। क्योंकि परिवार के कई सदस्य कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं, तो मेरी भी विचारधारा कांग्रेस की रही है। और हो भी क्यों ना, जिस पार्टी ने 60 साल तक इस हिंदुस्तान के अंदर सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की प्रक्रिया को विकसित किया है और आज हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर पहचान अपनी स्थापित कर चुका है, ये सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है। हमारी लीडर आप इंदिरा गांधी जी की बात करें, हम राजीव गांधी जी की बात करें, जिन्होंने एक कंप्यूटर क्रांति ला करके पूरे हिंदुस्तान को विश्व के अंदर स्थापित किया है। नहीं तो आज हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ था, कितनी गरीबी थी, कितना हम आर्थिक रूप से जात पात के अंदर बटे हुए थे। लेकिन ये इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की देन थी कि जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक विश्व के प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस अंदाज में आप बोलते हैं ऐसा लगता है बतौर वक्ता भी आपको एक सफल वक्ता करार दिया जा सकता है। आंदोलन की बात की जाए तो आपने अपने कांग्रेस की लीडरशिप के कार्यकाल में किस तरह के आंदोलन किए हैं, खासतौर से अपने क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने के लिए? बंगाली चौराहे पर बिल्कुल दोनों कॉर्नर पे शराब की दुकानें खुल गई थी। बिल्कुल, हमने यहाँ क्षेत्रीय विधायक जी से, इनसे सबसे कह करके काफ़ी महीने 2 महीने तक हमने प्रयास किया कि ये दुकानें हट जावे। नहीं हुआ तो फिर उस समय कल्पना परूरकर जी और शोभा ओझा जी के नेतृत्व में आंदोलन यहाँ पर चौराहे पर हुआ। और उस चौराहे में उस शराब की दुकानों पर हमने स्वयं जाकर के ताले लगा दिए। जब शासन प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की तो एक हद करने की एक सीमा होती है, सहन करने की सीमा होती है। उस समय चूंकि नया जोश था, नया खून था, तो हम लोगों ने जाकर के उन दुकानों पर ताले लगा दिए और काफ़ी आंदोलन किया। और उसका नतीजा है कि आज वो दोनों दुकानें बिल्कुल चौराहे से हट करके साइड में पीछे गली में जा चुकी है, कि ये बहुत बड़ा सफलता का विषय है। उस समय मुझे जब पुलिस का दंडात्मक कार्रवाई चली तो मुझे देपालपुर जेल में ले जाकर के गिरफ्तार किया गया। देपालपुर जेल में ले जाकर के मुझे राजनीतिक आंदोलन के अंदर मुझे फिट कर दिया गया, क्योंकि परिवार से इसके पहले कभी कोई इस प्रकार का वो हाँ नहीं, परिवार के लोग काफ़ी घबरा गए। ऐसे समय में मेरे सामाजिक गुरु सुरेंद्र जैन बाकलीवाल से मेरे परिवारजनों ने संपर्क किया। तो सुरेंद्र जैन बाकलीवाल साहब का ऐसा कहना था कि कोई खास बात नहीं है, आपके बेटे के कॉलर पे पहला स्टार लग चुका है। और ये आने वाले समय की उसने पहला चढ़ाव चढ़ चुका है आपका बेटा, और कुछ नहीं होगा। कल मैं जाकर के उसे जमानत से रिहा कर लाऊंगा और दूसरे दिन जाकर के मुझे वो रिहा करके लाए हैं। इसी के तरह में जब कोई चीज़ अपने को पानी रहती है तो मैंने जीवन के अंदर इसलिए 3 गुरु बनाए हैं। मेरे सबसे पहले जब मैं यहाँ पे इंदौर में आया, पढ़ने के उद्देश्य से आया था, थोड़ा दिन पढ़ा, फिर एक सर्विस मेरी नौकरी लग गई मेरी। तो मेरे व्यापारिक गुरु हैं विष्णु जिंदल जी, छावनी में जिंदल दाल मिल वाले हैं। उसका सामाजिक गुरु के रूप में मैंने अपने सुरेंद्र जैन बाकलीवाल को अपना गुरु माना है। और तीसरा राजनीतिक गुरु, राजनीति के अंदर आगे बढ़ना रहता तो राजनीतिक गुरु के रूप में मैंने आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान करके इस अभियान को, सामाजिक सेवा हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या पारिमार्थिक हो, इन
इन सबको कहीं ना कहीं समाहित करके और इन सभी के माध्यम से अपने क्षेत्र में और समाज का भला हो, देश का भला हो, मेरे प्रदेश का भला हो, मेरी कॉलोनी का भला हो, इन सबसे कहीं ना कहीं राय लेकर के मैं आगे बढ़ता चला जाता हूँ। आपके द्वारा काफ़ी सकारात्मक कार्य किए जाते हैं। आप इन दिनों गणतंत्र दिवस के मौके पर कभी यात्रा निकालते, तिरंगा यात्रा निकालते। कोविड काल की बात की जाए तो आप काफ़ी लोगों की मदद के रूप में सामने आते, उनकी मदद करते। आप ही को पता नहीं होता है कि आप बरसों बरस में लोगों की कितनी मदद कर चुके हैं, और खासतौर से एक वैश्विक महामारी में तो आप जैसे समाज सेवियों ने जो योगदान दिया है देवी अहिल्या की नगरी में, वो काफ़ी यादगार रहा है। आप किस तरह बखान करना चाहेंगे इस कृतित्व को? निश्चित ये बात सही है। माँ देवी अहिल्या की नगरी इंदौर जी, जो भी बाहर से व्यक्ति आता है इसे सिर पर उठाकर चलती है और उसे ऊंचाई प्रदान करती है। बिल्कुल सही कहा। इसी के अंतर्गत जब कार्य करते हैं तो गति मिलती चली जाती है। कई जैसे कांग्रेस के कई आंदोलन होते हैं, सब जगह मेरी सक्रिय भूमिका रहती है। सब आंदोलन के अंदर जाता हूँ। जितनी भी हमारे नेताओं की जन्म तिथि और पुण्य तिथि आती है वहाँ पर भी मैं जाकर के अपना जो भी माल्यार्पण या पुष्पांजलि या यदि शहर कांग्रेस के माध्यम से मुझे वहाँ पर उद्बोधन देने का मौका मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने थोड़ी सी मुझे गॉड गिफ्ट बोलने की दी है, तो उसका मैं थोड़ा सा उपयोग करके मुझे पसंद भी किया जाता है तो बोलता हूँ और सभी को बहुत पसंद आता भी है। तो आंदोलन के अंदर हमने अभी हाल ही में जैसे एक सकारात्मक इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर पंडित भवानी कश्यप जी ने यहाँ पर दशहरा उत्सव के माध्यम से इस पूर्वी क्षेत्र को जागृत कर रखा है। उसी के अंतर्गत मैंने अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष संजीव सेठ साहब और शैलेश जैन लाला के साथ में और मेरा मित्र दीपक अवस्थी, इन सबके साथ में लेकर के एक दिमाग बनाया कि एक ऐसी परंपरा यहाँ चालू की जाए कि जिससे हम वर्षों तक इस क्षेत्र को एक अच्छी चीज़ दे सकें। तो उसी को लेकर के सर्वधर्म सद्भाव तिरंगा यात्रा 2021 का आयोजन किया है। और उस 26 जनवरी के एक दिन पूर्व यही प्रण किया है कि जो क्योंकि पवित्र दिन होता है, कहता हूँ इस दिन जो चीज़ अपन सोचते हैं वो सफल भी होती है। तो यही विश्वास में कि इसको आयोजन बना करके सतत कंटिन्यू में इसको सतत चलाएंगे और जब तक हमारा जीवन है तब तक इस यात्रा को हम देश के नाम देशभक्ति प्रकट करने का एक हमें अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, इसे हम करते चले जाएंगे। तो सर्वधर्म सद्भावना सद्भाव तिरंगा यात्रा 2021 का आयोजन काफ़ी सफल रहा। और जितने हमारे वार्ड के कांग्रेसी हैं और तिलक वार्ड 49 के जितने रहवासी है सभी ने इतना सहयोग दिया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का एक जन सैलाब हमारे बीच में आ जाएगा और इस तिरंगा यात्रा को मान सम्मान और देश के प्रति अपनी भावना प्रकट करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। आप बोलते हो तो मैं रोमांचित इसलिए हो जाता हूँ कि आप लगातार इतना फ्लो में बोलते हैं, क्योंकि आपके पास कृतित्व इतना है। जिस व्यक्ति के पास करने के लिए काम होता है, जिस व्यक्ति ने बहुत सारे काम किए होते हैं, वो व्यक्ति अपने कार्यों को इतनी फ्रिक्वेंटली बोल सकता है। आप विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष, में कुछ पढ़ के सुनाना चाहूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रज्ञ श्री महामंत्री श्री दिगंबर जैन महासमिति मध्यांचल, किस तरह का काम होता है इसमें? दिगंबर जैन महासमिति एक राष्ट्रीय संस्था है जिसके अभी अध्यक्ष अशोक जैन बढ़ियाते इंदौर से हैं। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70,000 इसके सदस्य हैं। इस संस्था के माध्यम से धार्मिक पारमार्थिक और सामाजिक, खास करके सामाजिक आयोजनों को हम लेते हैं। सामाजिक आयोजन के अंदर जो बच्चे पढ़ने में बहुत मेधा भी है लेकिन फीस भरने में असक्षम है, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो हम कहीं ना कहीं उन तक पहुंच करके या वो हमारे तक पहुंच के तो हम उन्हें एक तो उनकी फीस भरने में उनको आगे पढ़ाने में मदद करते हैं। इसी के अंतर्गत अभी हमने बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर अशोक जी बढ़ियाते के साथ में फास्ट आईएएस एकेडमी का हमने निर्माण किया हुआ है। यहाँ से अभी तक कई बच्चे इस पीएससी की एग्जाम में सफल होकर के कोई कमांडेंट बन चुका है, कोई डीएसपी बन चुका है और विभिन्न अपने जो प्रशासनिक पद है उन पर वो विराजमान होकर के देश की सेवा कर रहा है। इसी तरह आप मंत्री भारतवंशी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल में भी कार्यरत है, क्या है? तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल ये भी एक हिंदुस्तान की राष्ट्रीय संस्था है। इसके अंदर जितने हिंदुस्तान के तीर्थ हैं उनकी रक्षा का जिम्मा इस संस्था को है और इसके अंदर मैं मंत्री हूँ। इसके अंदर हम पिछले 3 सालों से हमारे अध्यक्ष विमल जी सोगानी मध्यांचल के, उनके साथ मिलकर के एक योजना चला रहे हैं, उसका नाम दिया हमने अनुटी योजना। एक विकास रथ तैयार कराया है नवीन जैन गाजियाबाद के माध्यम से। वो विकास रथ सुबह प्रातः प्रतिदिन 9 से 11:30 तक प्रत्येक इंदौर की जितनी कॉलोनियां हैं प्रत्येक कॉलोनी में घूमता है और हमारे जितने जैन परिवार या जैन जैनेतर परिवार है वो अपने घर में जो जितने भी कॉपी किताब या रद्दी जो उपयोग के लायक जो भी कागज उनके घर में नहीं आ रहे वो हमें देते हैं। वो उस राशि से जो हमें रस्सी प्राप्त होती है उस राशि से जो हमारे मध्य प्रदेश के तीर्थ हैं हमने भी यहाँ पर लगभग 32 वाटर कूलर लगा चुके हैं और करीबन 11 तीर्थ क्षेत्रों पर हमने सीसीटीवी कैमरे इस राशि से लगाए हैं। साथ ही भोपाल के पास एक भोजपुर तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर उसका पूरा जीर्णोद्धार, पूरा जो हमारा भक्तामर
पाठ है जी। वहाँ पे मानतुंगाचार्य महाराज की छतरी स्थापित है और उस छतरी जीर्णशीर्ण हो रही थी, उसका भी हमने वहाँ पर उसका इस राशि के माध्यम से जीर्णोद्धार किया है। और आगामी भी कई योजनाएं हैं जो कि रद्दी के पैसे से इकट्ठी करके हम इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। और इस योजना में जिस हमें इतना बढ़िया प्रतिफल मिला है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जोड़ रहा है। उस सबका ऐसा कहना है कि ना हमारा कुछ लगा ना हमने आपको कुछ दिया, और हमें भी ऐसा लगता है कि आपने हमें बहुत कुछ दे दिया और इस बहुत कुछ से हमने बहुत कुछ कर दिया। क्या बात है। बाकी आपसे चर्चाएं बहुत की जा सकती है क्योंकि आपका जो सीवी में देख रहा हूँ लगातार खूब इसमें बड़े बड़े पद है। जिस तरह से इंदौर राइस एंड प्लेस ब्रोकर्स एसोसिएशन, किस तरह का कार्य होता है इसमें? मेरा छावनी में दाल चावल ओके अनाज का दलाली का काम है। चूंकि मैंने अपना जो शुरुआत इंदौर के अंदर की, जब विष्णु जिंदल का आपको जिक्र किया है, 1991 से लेकर 2001 तक एक ही जगह मैंने सर्विस की और मैं वहीं से एक इंसान बन के निकला। 10 साल का 10 साल का मेरा अनुभव है। इतना विश्वास उनके पिताजी का मेरे ऊपर था कि भरी तिजोरी, एक व्यापारी की आप समझते कि भरी तिजोरी उनके यहाँ रहती थी, वो खुली छोड़ जाते थे कि बेटा गड्डी जमा ले, नोट जमा ले, कल अपनों को बैंक में रुपए जमा करना है। तो मैं बेटा क्योंकि चूंकि वो विश्वास करते थे तो मुझे पता नहीं कि उनकी सिल्लक गिनी है नहीं गिनी है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि 1 रुपया भी इधर से उधर हो गया तो मेरे जीवन पर कालिक नहीं पूज जावे। फिर भी मैं उनके आकांक्षाओं पर खरा उतरा। धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे अपने व्यापार की 5 भाइयों का वो परिवार था, लेकिन वो छठा पुत्र मुझे मानते थे। पूरा व्यापार मैंने वहाँ से सीखा। फिर छावनी अनाज मंडी के अंदर मैंने 2001 से लेकर 2004 तक खुद ने ट्रेडिंग का व्यापार किया, क्योंकि उस समय काबली चने का व्यापार करता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार उस समय हो गया था, तो मेरे पास राशि उस समय मेरा भी बहुत, एक मैंने बताया मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो इतनी पूंजी हमारे पास थी नहीं। तो फिर एक मेरा मित्र मुझे मनीष लोहड़ा के रूप में मिला, तो वो पहले से उसका परिवार दलाली में था, तो उसने बोला जिन्हें तेरे पास मार्केट है और मेरे पास अनुभव है, यदि दोनों ताकत एक साथ मिल जाएगी तो अपन बहुत आगे बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से जो कहते हैं ना, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा, ऐसा ये दलाली का व्यापार है। अगर आप ईमानदारी से अगर इस व्यापार को करते हैं तो जीवन की ऊंचाई पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता, और प्रत्येक व्यापारी आपसे संतुष्ट होगा। और व्यापारी का अगर आपने विश्वास जीत लिया तो हिंदुस्तान की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, आपके व्यापार को रोक नहीं सकती और आपके किसी प्रकार के अचीवमेंट को रोक नहीं सकती। तो 2004-05 के बाद मैं दलाली के व्यवसाय में आज तक हूँ, और पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किए जो मुझे ईश्वर ने इस दलाली के व्यवसाय में मुझे ला करके किया, कि जहाँ मैं अपनी राजनीति भी कर रहा हूँ, अपनी समाज सेवा भी कर रहा हूँ और अपना व्यापार को भी प्रतिदिन आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ। चलिए जनीश जी, आपका कृतित्व तो बहुत है। मुझे ऐसा लगता है समय की मर्यादा हम पहले ही बहुत ज़्यादा पार कर चुके हैं। हालांकि आपका ये इंट्रोडक्शन इंटरव्यू है, और जिस किसी शख्सियत का हम एक परिचय वाला साक्षात्कार करते हैं तो वो थोड़ा सा समय की सीमा को लांघ जाता है। हम फिर कभी आगे अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। एक आखिरी प्रश्न लेते हैं। अब आपका गोल जो है वार्ड क्रमांक 49 से एज ए कॉर्पोरेटर बनना, उसके लिए कितनी अथक मेहनत चल रही है सुबह से लेकर देर रात तक? निश्चित से यह वार्ड 49 तिलक नगर जी आज से 20 वर्ष पूर्व कांग्रेस समर्थित वार्ड था जी। सने सने ये वार्ड कुछ हमारी कांग्रेस नेताओं की या मैं स्वयं हम लोगों की कमजोरी मानते हुए हम लोग, हमारे जो मतदाता हैं उन तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, या उनकी जो अपेक्षाएं थी हम उन पर खरा नहीं उतरे। कहीं ना कहीं उन्होंने हमें अपने से दूर करते हुए हमें चले गए, और आज हम बहुत दूर यहाँ हो चुके हैं। लगभग 5000 वोटों की यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में लीड बनती चली जा रही है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और विगत 2001 से इस क्षेत्र के अंदर रह रहा हूँ, गोयल नगर जैन मंदिर का निर्माण मेरे पूज्य पिताजी के माध्यम से, और इस मंदिर की पहली ईंट हमारे परिवार के माध्यम से, सामने हमारा विमल जी पांड्या परिवार है उसके माध्यम से यहाँ पर, और साथ में हमारे दिलीप जी पाटनी भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं जैन समाज गोयल नगर के, उनके माध्यम से ये पहली ईंट रखी थी। इस मंदिर, यहाँ जैन मंदिर से काफ़ी हमारी आस्था है। तो जब ये मैंने यहाँ करके वोटर लिस्ट, आज से 4 महीने पहले जब वोटर लिस्ट हुई थी, सबसे पहले मैंने यहाँ से 3 महीने पूर्व इस यहाँ के पूरे मतदाताओं तक पहुँचने का विचार किया, कैसे पहुँचूँ। तो मैंने मतदाता लिस्ट उठाई और प्रत्येक एक व्यक्ति के घर पर गया, एक वोटर के घर गया, चाहे वो 5ही मंजिल क्यों नहीं हो, कम से कम यहाँ पे 150 पौने 200 मल्टियाँ हैं, 5-5 मंजिला है, कई पुरानी मल्टियाँ हैं जिसके अंदर लिफ्ट नहीं है। पर चूँकि मेरे साथ मुझे दीपक अवस्थी, आशीष शर्मा का साथ अच्छा मिलता चला गया, उनके साथ मैंने एक मल्टी चढ़ करके एक व्यक्ति का यहाँ पर सत्यापन किया, एक वोटर का सत्यापन किया,
और लगभग 3400-3500 वोट यहाँ पर जो कि कहीं दिवंगत हो चुके हैं, कोई बच्चियों की शादी हो चुकी है, कोई ऐसा मकान खाली करके चले गए हैं। इस प्रकार से हमने 3400-3500 वोट की यहाँ वोट छाड़ दिया। लगभग 21,000 वोट का ये मतदाताओं का ये वार्ड है। उसका सेकंड चरण में हमने प्रत्येक घर के अंदर एक कैलेंडर, जो एक ही पन्ने का कैलेंडर बनाया जिसमें 12 महीने हैं, उसमें हमने तिथियों का उल्लेख किया है, चौखड़े का उल्लेख किया है, और जो यहाँ के महत्वपूर्ण नंबर है, थाना के नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नंबर, जो महत्वपूर्ण नंबर उस कैलेंडर के दिए, उस कैलेंडर की उपयोगिता प्रत्येक घर के अंदर बढ़ गई है। उसमें मैंने अपना टेलीफोन नंबर भी दिया है कि किसी को यदि कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करे। और मेरा एक नारा है कि मैं किसी की फुल इतनी मदद तो नहीं कर सकता, मैं किसी की फुल इतनी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन पाखुड़ी इतनी मदद का विश्वास है और भरोसा है। बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच के धनी हैं गणेश जी, और जिस तरह आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कड़ी मेहनत इन दिनों वो नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्ड क्रमांक 49 से कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर्स का तो इन्हें आशीर्वाद मिल ही चुका है, केवल इन्हें अपेक्षा है अपने क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद की। जैनी जी, आपने प्राइम टॉक में चर्चा की, एक योद्धा के रूप में चर्चा की। आपका व्यक्तित्व ही एक वॉरियर की तरह देखा जाता है कि आप में काम करने का जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं कूट कूट के भरा हुआ है, और आप जितना सेवा का कार्य करते उतने ही निखरते जाते। वही निखार आपके चेहरे पर एक ग्लो के रूप में दिखाई देता है। प्राइम टॉक की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।